हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है कॉरपोरेट पावर एंड इंडियन इन्फ्लेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इंडियन इकॉनमी वाले पार्ट से। आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। मेजरली आज के एडिटोरियल के एनालिसिस में उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल एनालिसिस रिवॉल्व करेगा। अभी जो रिसेंट में प्रपोज ट्रेजेक्ट्री की गई है इन्फ्लेशन को लेकर इंडिया में, जिसका इम्प्लीकेशन है, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वायरल आचार्य ने ऑब्जर्व किया है कि और अपना ओपिनियन दिया है वेबसाइट पे मार्च 30 को। उन्होंने कहा कि अनलाइक वेस्ट, कोविड-19 के टाइम पर जो कोर इन्फ्लेशन था वो कम हो रहा था, वहीं पे इंडिया का कोर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन कई टाइप का होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन के बारे में कहा गया है, जिसमें कोर इन्फ्लेशन में जो हाईली वॉलेटाइल कमोडिटी होती हैं, जिसके प्राइस बहुत जल्दी चेंज होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, उसको नहीं इंक्लूड करते। प्राइसिंग पावर, जो फाइव बिग कॉर्पोरेट्स हैं, जिसको बिग 5 कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन में उनका मेजर रोल है। वो किस तरह से इनके एनालिसिस पर प्रूफ करेंगे इस बात को कि कैसे कॉर्पोरेट जो है वो कोर इन्फ्लेशन को चेंज कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। रीडर जो हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो सेंट्रल बैंक के जो जार्गन है, जो वर्ड्स हैं कोर इन्फ्लेशन के, वो नहीं समझ पाते हैं। जो भी उन्होंने कमोडिटी इन्फ्लेशन में इंक्लूड किया है और उसमें से एक्सक्लूड है इन्फ्लेशन ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, बट लार्जली डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड और फ्यूल प्राइसेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है कोर इन्फ्लेशन को भी। तो फैक्टर क्या है फूड प्राइस इन्फ्लेशन के? एडिटर ने 5 कमेंट किए हैं इस पर। उन्होंने फर्स्टली ये कहा है कि जो डाइवर्जेंस है इन्फ्लेशन रेट में इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो नया नहीं है। ग्लोबल क्राइसिस जब 2008 का हुआ था, जब लेमन ब्रदर ने डिफॉल्ट किया था बैंक में यूएस में, तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है फिर भी बढ़ रहा था। वहीं पर जब और जो इकॉनमी है जैसे कि यूएस यूके है, उनका फॉल हो रहा था, तो एक मिसमैच था। फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है इंडिया में, उसका रीजन है नेगेटिव एग्रीकल्चरल शॉक अचानक से, क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो लार्जली डिपेंडेंट था मॉनसून पर, अभी भी मोर और लेस मॉनसून पे ही डिपेंडेंट है। तो नेगेटिव एग्रीकल्चर शॉक मीन्स किसी भी तरीके की कैलामिटी, अगर नेचुरल कैलामिटी आ गई तो उस साल बम्पर क्रॉप नहीं हो, कम होगा, और जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। प्रोक्योरमेंट प्राइस हाइक हो जाएगी, तब भी फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी भी फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो फीड करता है कोर इन्फ्लेशन को। और ये मतलब कंक्लूड करना गलत नहीं होगा कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो हायर है वेस्ट से, स्पेशली फूड, और इसका रीज़न है कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर। कॉर्पोरेट जो है उसकी प्राइसिंग कर रहा है, इस वजह से। फेब मंथ होलसेल प्राइस बेस्ड जो इन्फ्लेशन था वो 2.8% था, और वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के लिए वहीं पर जो लार्जेस्ट कमोडिटी इंडेक्स में है वो कम थी, जो कि 2% थी। ये डेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है मार्च 14 का। फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, और उसका रीज़न जो है वो कोर इन्फ्लेशन को देना गलत नहीं होगा। और वहीं पर वेस्ट पे देख रहे हैं तो वहाँ पे कम हो रहा है। ये एविडेंस है कि इंडिया में जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो अफेक्ट कर रहा है कोर इन्फ्लेशन को, और ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट जो होती है उसमें वो इंक्लूड होता है नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर भी। फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूड होता है जब नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर की कॉस्टिंग की जाती है। दूसरा रीज़न है, आर्ग्यूमेंट उन्होंने किया कि कॉरपोरेट जो पावर है वो जिम्मेदार है एलिवेटेड कोर इन्फ्लेशन का। और उन्होंने इस बात को अपने एक ऑब्जर्वेशन पे कहा है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड में जहाँ होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है काफ़ी पिछले 6 महीने में प्रीसीडिंग मार्च 2023 कम हुआ है, वहीं पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है नहीं कम हुआ। और ये स्टैटिक जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के डेटा है मार्च 13 का। ये जो मिसमैच है होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में, ये नया नहीं है। इन 2021 टू 2022 की डेटा में देखते हैं तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो बढ़कर 12 परसेंटेज पॉइंट हो गया था। वहीं पर CP इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ था। ये डेटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2022 का। तो इस तरह का जो मेंटेनेंस है हाई प्राइस इंक्रीज, तो फर्म जो रिटेल सेक्टर की है वो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन अगर डिक्लाइन भी हो जाता है तो वो
कंज्यूमर प्राइस को कम नहीं करती है, क्योंकि वो कॉम्पनसेट मैकेनिज्म लेके चलती है, क्योंकि जो उनको फायदा होता है, जो वो इनपुट कॉस्ट दे के रखते हैं, थोड़े टाइम बाद उनको उसका बेनिफिट मिलता है। इस वजह से एकदम से होलसेल प्राइस इंडेक्स कम होने के बाद भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम नहीं होता है। थर्ड रीजन है, ये एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एलिवेटेड जो कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कंज्यूमर प्राइस में, और होलसेल प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है। और इसका रीजन है प्राइसिंग जो पावर है वो बिग 5 को दी गई है, अज्यूम कर रहे हैं ऐसा, और उनका जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है रिटेल ट्रेड में। इस वजह से वो लार्जली कंज्यूमर प्राइस को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर इसको बैलेंस में देखें तो उनका ग्रेटर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्वमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और कंपेयर टू रिटेल के एट प्रेजेंट जो हमारी इकॉनमी है उसमें मिस्टर आचार्य कोट करते हैं कि अभी जो कि एक हाई प्राइसिंग पावर का सिग्नल नहीं है। फोर्थ है, अगर कंपेयर करें होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को सीपी इन्फ्लेशन से, जो कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, तो या तो हेडलाइन हो या कोर हो, हेडलाइन हो या कोर हो, वो एक मिसमैच ही है, दोनों में हमेशा एक मिसमैच ही रहता है। कमोडिटी बास्केट अगर सीपी की देखते हैं तो उसमें हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन, पर्सनल केयर, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। वहीं पे होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को होलसेल प्राइस इंडेक्स से कंपेयर करने का मतलब है कि एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करना। फाइनली अगर देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे आए कि कोई डाउट नहीं है कि कॉर्पोरेट प्राइसिंग जो है वो इम्पैक्ट करती है करंट इन्फ्लेशन जो इंडिया में है, और एट प्रेजेंट ये डेटा जो है पिछले 3 क्वार्टर का फिनेंशियल ईयर का जो है उससे यही समझ में आता है। ओवरऑल 75% जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन का बिग 5 से ही है, और वो बिग वे में कंट्रीब्यूट करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को, जो कि ऑलमोस्ट 50% है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस वजह से ये क्लियर है कि राइजिंग जो फूड प्राइस है और वो ड्राइव कर रहा है करंट इन्फ्लेशन इंडिया में। तो प्राइसिंग पावर क्या है? कॉर्पोरेट पावर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने में, ये इररेलेवेंट नहीं है। एडिटर हैं उनका जो पब्लिश वर्क है, उन्होंने कहा प्राइसिंग पावर जो इंडियन इंडस्ट्री में है और जो रेट ऑफ प्रॉफिट इंडिया में वो कंपेयर टू ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोग प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कॉर्पोरेट जो पावर है वो किस तरह से ओवरऑल इन्फ्लेशन जो इंडिया में करेंटली है वो किस तरह से रेगुलेट कर रहा है, और जो एलिवेटिंग प्राइस लेवल जो है कमोडिटीज़ का वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं ये जो बिग 5 कॉर्पोरेट्स हैं। कॉर्पोरेट्स वो ड्राइव कर रहे हैं इन्फ्लेशन को और कंसंट्रेट कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली राइज कर रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं इकॉनमी को, स्पेशली रिटेल ट्रेड में। अभी भी हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ पाए हैं कि ये जो बिग 5 हैं वो जो कि 25% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इनका रोल है, तो वो किस तरह से इनका जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह से लार्जली अभी करंट जो इन्फ्लेशन है कोर इन्फ्लेशन में स्पेशली किस तरह से ये मेजर अपना रोल प्ले कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन जो इंडिया में है वो लगातार राइज कर रहा है, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि मोर देन जस्ट प्राइस की हमें एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी इंडिया की जो कि हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो कंसंट्रेशन जो इंडस्ट्री या कंसंट्रेशन ऑफ सर्विसेज या टेलीकम्युनिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्ट जो भी चीज़ें हैं वहाँ उसमें लार्जली जो रोल रहा है वो गवर्नमेंट का रहा है, लेकिन अभी रिसेंट से ही कॉरपोरेट इन सारी चीज़ों में भी आना स्टार्ट कर दिए हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया को बचा के रखना चाहिए किसी भी तरीके की काउंटर वेलिंग पावर को या किसी भी बॉडी को जो कि जिनका अपना प्राइवेट इंटरेस्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल जो स्ट्रक्चर है और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा अगर कोई भी प्राइवेट इंटरेस्ट होगा तो वेलफेयर के अगेंस्ट होगा। वहीं पर अगर कॉरपोरेट सेक्टर जो इंडिया का अगर वो डाइवर्स है, जैसे कि मिस्टर आचार्य अपने लिस्ट में इंक्लूड करते हैं कि एटलीस्ट एक हाउस ऐसा हो जो कि परसीव करे कि पब्लिक को बिजनेस एक्यूमेन की तरह और एथिकल प्रैक्टिस करे और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह बिजनेस करे,
तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि अभी एक जो डिस्कोर्स होना चाहिए वो है इन्फ्लेशन, और उसमें स्पेशली कोर इन्फ्लेशन, जहाँ पर रोल है कॉरपोरेट का प्राइसिंग पावर में, और इस बात को फोकस में लाना चाहिए कि इसको किस तरह से लिमिट किया जाए। कोर इन्फ्लेशन जो है, जहाँ पर फूड और फ्यूल प्राइस, इसको एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं इनके प्राइसेस, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है कोर इन्फ्लेशन के बढ़ने का, और इसको पॉलिसी रिस्पॉन्स बिल्कुल इस पर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है पॉलिसी रिस्पॉन्स की। और इस तरह के फ्लॉड एजम्पशन इंडियन इकॉनमी में अब तक होता चला आया है और इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। फूड प्राइसेस जो है वो बढ़ रहा है, रिसेंट ईयर में रेट ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया है। जब इंडिया की इकॉनमी ने रिफॉर्म किया था 1991, तब से रियल प्राइस ऑफ फूड जो है, अगर कंपेयर करें जनरल प्राइस लेवल से, तो काफ़ी बढ़ गया है। अगर इन्फ्लेशन को मेजर करने के कॉन्टेक्स्ट में देखें और प्राइस ऑफ फूड को कंसीडर नहीं करें, और क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, और हम उसको कोर इन्फ्लेशन से एक्सक्लूड कर लें और इन्फ्लेशन में काउंट नहीं करें, तो एक मेजर चंक जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है हम उन्हें उस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं। इंडिया का जो इन्फ्लेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी है वो करेंटली रेस्ट्रिक्टेड है, और वहाँ पे सिर्फ वो इन्फ्लेशन को ग्रिप में लाना चाह रहे हैं इंटरेस्ट रेट के थ्रू, जो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में जो एक्सक्लूड कर रहे हैं पार्ट फ्यूल और फूड को, जो कि लार्जली इंडिया के क्या किसी भी सिटीजन का लार्जली डिपेंडेंट है, तो वो एक मेजर चंक जो है उसको छोड़ रहे हैं, और उस पर कोई पॉलिसी मेकर डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि जो फूड का प्रोडक्शन हो अफोर्डेबल प्राइसेस में सिटीज़न को मिल पाए। तो जो रिसेंटली इंटरवेंशन हुआ है इस पर कि कोर इन्फ्लेशन जो इंडिया में है उसको देखा जाए, और अगर इस बात को री-एम्फेसाइज किया जाए कि आरबीआई जो है वो अनेबल है कंट्रोल करने में इस तरह की इन्फ्लेशन, जो कि सेंट्रल बैंक से अज्यूम किया जाता है कि वो इस तरह की चीज़ों को, इन्फ्लेशन को स्पेशली कंट्रोल कर सके, और वो विद इन जो ब्रैकेट है उसके अंदर ला सके इंडिया के इन्फ्लेशन को। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो कम होगी, और अगर फूड और फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो और भी चीज़ों की जो प्राइसेस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे और वो भी बढ़ेंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।